पारिस्थितिक अनुक्रम। समुदाय एक जैविक समुदाय कहलाता है। जैविक समुदाय को किसी नियत स्थान परस्पर क्रिया करने वाली समष्टियों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैविक समुदाय पारिस्थितिक तंत्र के सजीव भाग को प्रदर्शित करता है और एक गतिशील इकाई की तरह कार्य करता है, जिसमें पोषक स्तर, ऊर्जा प्रवाह और पोषकों की चक्रण प्रणाली होती है, जैसे पहले वर्णित किया जा चुका है। जैविक समुदाय अपने सामान्य विकास के दौरान प्रगामी परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। समय के साथ किसी क्षेत्र में समुदाय की कुछ जीवों में अथवा प्रजातियों में अथवा निवासियों में परिवर्तन या फिर उनके विस्थापन की क्रमिक प्रक्रिया सामुदायिक विकास अथवा अधिक पारंपरिक रूप से पारिस्थितिक अनुक्रम कहलाती है। पारिस्थितिक अनुक्रम के लिए कालक्रम व्यापक विलुप्ति के बाद लाखों वर्ष का अथवा कुछ दशकों, उदाहरण के लिए वनों की आग के बाद का हो सकता है। पारिस्थितिक अनुक्रम के प्रकार। पारिस्थितिक परिवर्तन काफी अनुमेय और क्रमिक होते हैं। किसी पारिस्थितिक समुदाय के भीतर प्रजाति संयोजन स्पीशीज कॉम्पोजिशन समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि कुछ प्रजातियां अधिक प्रभावी हो जाती हैं, जबकि अन्य को अस्तित्व क्षीण हो जाता है। जब समुदाय समय के साथ विकसित होता है, वनस्पतियां बड़ी हो जाती हैं और समुदाय अधिक स्थापित हो जाता है। अनुक्रम की यह चरम अवस्था काफी स्थिर होती है और यह चरम समुदाय कहलाता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाता है। पारिस्थितिक अनुक्रम में शामिल हैं प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रम। तो अभी तक आपने गुलबहार जी ने जो पढ़ा पारिस्थितिक के बारे में बताया था, ये कल भी हमने रीड किया था। तो क्या होता है पारिस्थितिक? एक समुदाय विशेष, जैसे स्पीसीज को बोलते हैं हम। कोई जैसे अभी हमने कई सारे ऐसे जानवरों के बारे में पढ़ा है, जैसे डायनासोर या कुछ और भी पक्षियों में भी हमने देखा, टाइगर भी देख रहे हैं, और भी कुछ ऐसे प्रजातियां हैं, वनस्पति की भी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं। ठीक है जी। तो इसका पारिस्थितिक अनुक्रम हम जो इकोसिस्टम के अंदर हम कहते हैं कि हमारा पोषक स्तर, ऊर्जा प्रवाह, पोषण चक्रण प्रणाली, ये सारी चीजें हमारे डिपेंड करती है हमारे अस्तित्व पर। जब हमारे अनुकूल जब ये कोई चीज सभी हमारी जो अनुकूल होती है, ऊर्जा का माध्यम वगैरह सब हमारे अनुकूल होता है, तो हमारा जीवन सर्वाइवल होता है। लेकिन जब ये चीजें नहीं होती हैं तो ये जीवन नष्ट होता है, या फिर हम एग्जिस्टिंग करने लगते हैं अपना, यानी मास एग्जिस्टिंग बोलते हैं, जिसको जैविक समुदाय सामान्य विकास के दौरान प्रगामी परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। या तो क्या प्रदर्शित, परिगामी प्रदर्शित मतलब आपने सुना भी होगा, कुछ बहुत से पेड़ पौधे होते हैं, जब उनके पास जल की मात्रा कम होती है तो वो अपने आप के पत्तों को कम कर लेते हैं, जिससे उनका प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पानी का इवेपोरेशन कम हो। ऐसा आपने सुना होगा। इसी प्रकार से आपने सुना होगा कि बहुत से कांटेदार पौधे इसलिए विकसित होते हैं ताकि कोई जीव जंतु जानवर उनको खा ना सके, इसलिए वो कांटेदार बन जाते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू जैसे उनको इन्वायरमेंट मिलता है, वो अपने आप को उसी प्रकार से डेवलप करते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। ये सिर्फ मानव जीवों में, पक्षियों में नहीं होता। ये हमारा जो पादप हैं, वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भी एक जीवन होते हैं। ये भी अपने आप को उसी के अनुकूल करने की कोशिश, प्रयास करते हैं। जहाँ पे जल की मात्रा उतनी पर्याप्त नहीं होती तो जल का संशोधन भी करते हैं। जैसे एलोवेरा, कैक्टस, ये सब ऐसे वो हैं, पौधे हैं जो जल को अपने आप संयोजित करते हैं। तो पारिस्थितिक अपने अनुक्रम में पढ़ा कि किस प्रकार से बदलाव आते हैं समुदाय की, नहीं पूरी की पूरी प्रजाति विलुप्त होने के हो सकती है। मैं यहाँ पे एक चीज पढ़ रहा हूँ जो बॉक्स में है, गुलबहार जी ने थोड़ा सा इसको स्किप कर दिया होगा। यद्यपि अनुक्रम का अंत चरम समुदाय की स्थापना के साथ होता है। यानी अनुक्रम, अनुक्रम मतलब होता है जो पारिस्थितिक इको तंत्र, जिसको हम बोल रहे हैं, जो इकोसिस्टम हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अनेक चीज मिलके, यानी पर्यावरण के अंदर भिन्न भिन्न चीजें मिलके एक इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है कि चरम समुदाय की स्थापना के साथ होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि चरम समुदाय स्थैतिक हो, यानी कि कोई परमानेंट हो। इसमें परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन लगातार होता रहता है, लेकिन धीमी गति से होता है। भले ही जलवायु स्थिर हो, लेकिन यदि समुदाय में किसी कारण से घोर बाधा पड़ जाए तो इसमें तेजी से परिवर्तन होता है। यानी कि कोई ऐसी कारण हो जिसके कारण, कोई ऐसा विशेष कारण हो, तो इसमें बहुत तेजी से परिवर्तन भी होता है। अगर अन्यथा हम धीरे धीरे परिवर्तन तो करते ही रहते हैं।
सभी लोग परिवर्तन करते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रम के प्रकार भी पढ़ लिए कि प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक वो कौन से होते हैं? जो बिल्कुल फर्स्ट होते हैं, यानी कि जहाँ पे प्राथमिक अनुक्रम तब आरंभ होता है जब कोई नया क्षेत्र जिसमें पहले कभी कोई समुदाय ना था, है ना, पहला पादपों और जंतुओं का समूहन होता है, या भूसंकलन या लावा यानी नए क्षेत्र। नया क्षेत्र कैसे विकास होता है? जब कभी कहीं लावा फूटता है, वो बहुत किलोमीटर तक फैलता है और फिर बिल्कुल नया क्षेत्र जो जिसको बोलते हैं, वहां पे नई तरीके से डेल्टा बाल्टू पे इस तरीके से नया तरीके से जो उपनिवेश कॉलोनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो नया शेल पे नया मॉडल तैयार होता है वहां पे। ठीक है, सबसे पहले लाइकेन आपने सुना होगा। लाइकेन क्या होता है? जो समुद्र के अंदर हल्की सी जो छोटे छोटे काई की तरह होता है, उसको हम लाइकेन बोलते हैं। फिर वहां से पेड़ पौधे और बड़े बड़े होते रहते हैं, पत्थरों के आकर समूहन करते हैं। लाइकेन एक बार प्रकीर्णन के विभिन्न तरीकों से प्रवेश करते हैं। लाइकेन अनावृत शैलों पर अपने दृढ़ तथा जल की तलाश करने वाले कवकीय घटक के द्वारा आश्रय लेते हैं, यानी कि जल की तलाश, जल के अंदर ही रहते हैं लाइकेन। उसका धीरे धीरे इसका आप एक ये भी देख सकते हैं, ये चित्र है, इसमें चट्टान है, चट्टान के साथ क्या है? लाइकेन और मोस हो रखी है। फिर धीरे धीरे घास में परिवर्तन और अन्य चीजें, फिर क्या है? छोटी मोटी छोटी झाड़ी, निम्न झाड़ी, ऊंची झाड़ी, और फिर झाड़ी नुमा वृक्ष, निम्न वृक्ष और ऊंचे वृक्ष। ठीक है, तो ये बताया गया कि कोई चट्टान है पहले, यानी कि लावा कहीं फूटता है, कहीं किलोमीटर तक जाता है, नया तरीके से वहां पे विकसित होता है। तो विकसित होने का एकदम से सीधा बड़े पेड़ पौधे नहीं आएंगे वहां पे। पहले क्या आएगी? छोटी छोटी काई आती है वहां पे, बड़े पेड़ पौधे आना, जीव आना, पक्षी आना, जंतु आना, ये बात का काम होता है। तो ये था पारिस्थितिक तंत्र, यानी इकोसिस्टम। जो हम पढ़ रहे हैं ना, इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम इस प्रकार से डेवलप होता है। ये हमारा विज्ञान है, पर्यावरण अध्ययन का। द्वितीय अनुक्रमक क्या होते हैं? द्वितीय अनुक्रमक तब होता है जब किसी क्षेत्र में समुदाय अत्यधिक उल्लेखित हो जाता है, जिससे वह नष्ट हो जाता है। इसके फलस्वरूप एक नया समुदाय उस क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है। द्वितीय अनुक्रमक प्राथमिक अनुक्रम से अधिक सामान्य है, यानी कि पहला तो बहुत आपने देखा कि किस प्रकार से लावा फूटना या कोई जल उस प्रकार से डेवलप होता है, नया विकसित होता है समुदाय उस क्षेत्र में प्रवेश। और द्वितीय में क्या होता है? द्वितीय अनुक्रमक प्राथमिक अनुक्रम से अधिक सामान्य है। यह अक्सर प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग लगने, बाढ़ आने, आंधी तूफान के साथ ही मानवीय हस्तक्षेप जैसे पेड़ों और वनों की कटाई के कारण होता है। इसके कारण क्या होता है? द्वितीय अनुक्रमक होता है, यानी एक साथ कई सारे जीव जंतु उस को छोड़ के जाने लगते हैं। जैसे आग लगने पर, बाढ़ आने पर, आंधी तूफान आने पे होते हैं ना, पेड़ पक्षी सब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगते हैं। द्वितीय अनुक्रमक मूल विशेषताएं प्राथमिक अनुक्रम के समान ही होती हैं, लेकिन क्रमशः सीरीज सबसे अधिक तेजी से बदलती है। यानी यहाँ द्वितीय में क्या होता है? तेजी से हम बदलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मृदा पहले से ही बन चुकी होती है और उपलब्ध होती है। द्वितीय अनुक्रमक तब होता है जब सतह पूरी तरह से अथवा व्यापक से वनस्पति विहीन हो जाती है, यानी एक वनस्पति विहीन हो जाती है, तो सभी प्रकार के जो जीव जंतु पक्षी होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और दूसरा क्या था? पहला प्राथमिक जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि डेवलप होता है, इनिशियल कॉलोनाइजेशन, उपनिवेश। हमने देखा था कि उपनिवेश होना। पारिस्थितिक तंत्र और मानवीय हस्तक्षेप, यहाँ से आज हमने पढ़ना है कि पारिस्थितिक तंत्र जो है हमारा इकोसिस्टम है, इसके अंदर हम किस तरीके से हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ जगह तो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो हम यहाँ आज का हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ से, पारिस्थितिक तंत्र और मानवीय हस्तक्षेप। मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने रीड करने के लिए हैंड रेज किया है। सना जी रीड करोगे आप? और कौन है? सना जी आपने रीड करना है? यस सर। जी, आपने ये यहाँ से आज हमारा स्टार्ट है। पर्यावरण अध्ययन हम पढ़ रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन में हम खंड 1 पढ़ रहे हैं, उसके अंदर इकाई 2 है, पारिस्थितिक तंत्र और मानवीय हस्तक्षेप। पढ़िए सना जी। ओके, जैसा कि आप जानते हैं मनुष्य प्राकृतिक समुदाय को परिवर्तित कर सकता है और करता है। हम अक्सर दुर्घटनावश अथवा जानबूझकर उन जटिल और विविध कारकों को परिवर्तित करने की दोषी होते हैं जो पारिस्थितिक तंत्रों के सुषम संतुलन को बनाए रखते हैं। आज पृथ्वी के लगभग 40% प्रकाश संश्लेषित उत्पादकता का मानवीय गतिविधि द्वारा उपयोग अथवा प्रभावित किया जाता है।
अक्सर पूर्व में हुए हस्तक्षेपों को सुधारने के लिए हम अच्छी नीयत से लेकिन बगैर उचित जानकारी के उपाय करते हैं। हम हमारे प्रयास मूलभूत जानकारी की कमी से त्रुटिपूर्ण अथवा असफल हो जाते हैं। ये सब दर्शाता है कि हम अभी तक उन पारिस्थितिक तंत्रों के साथ परस्पर समन्वय के साथ से रहने नहीं सीख पाए हैं जिनका हम हिस्सा हैं। हमारी प्रौद्योगिकी ने हमारे मौलिक ज्ञान और पर्यावरण की समझ को पीछे छोड़ दिया है। चूंकि हम वैज्ञानिक समुदाय और इन समस्याओं के उत्तरों को समाधानों के लिए अभिमुख हैं, तो पारिस्थितिक विज्ञानी उन तरीकों को परिवर्तित करने में निरंतर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जिनके द्वारा हम प्राकृतिक जगत से परस्पर क्रिया करते हैं। हम में से प्रत्येक को पारिस्थितिक तंत्रों के सुषम संतुलन को बिगाड़ने के परिणामों के विषय में पता होना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि हम पारिस्थितिक तंत्रों को नियमित करने या क्षति पहुंचाने में योगदान ना करें। बढ़िया, आपने सनाजी ने भी रीड किया। तो आज हमारा खंड जो 1 है उसका इकाई 2 हमारा समाप्त होता है यहाँ पर। अभी आपने ये देखा पारिस्थितिक तंत्र और मानवीय हस्तक्षेप में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से उत्पादकता हमारी कम होती जा रही है। अक्सर पूर्व में हस्तक्षेप अगर सुधारने के लिए त्रुटिपूर्ण जो भी होगा है तो हम उसको संतुलन बिगाड़ना नहीं है, संतुलन बनाए रखना है। उसके हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ये हम पर्यावरण अध्ययन करते हैं। और भी आप कैसे पर्यावरणविद जिसको बोलते हैं ना, जैसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, हिस्टोरिकल होते हैं, इसी प्रकार से पर्यावरण के लिए भी लोग विद्वान होते हैं, पर्यावरणविद बोलते हैं जिनको। वो इसी प्रकार से पर्यावरण की संबंधित चीजों को अध्ययन करते हैं और संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं जिससे और दूषित ना हो, जल दूषित ना हो, वायु प्रदूषित ना हो और हमारा सर्वाइवल और जो अन्य प्राणी जो छूट रहे हैं। बहुत से पेड़ पौधे वनस्पति ऐसी हैं जो विलुप्त हो रही हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो अब एग्जिस्टिंग नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार से बहुत से जीव जंतु हैं, समुद्री मछली हैं या समुद्री जीव हैं, वो सब धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो ऐसा इकोसिस्टम है जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है। हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र सब लोगों को मिलके बनता है। हमारा किसी एक भी हम या 2 या 3 घटक कोई भी अगर कम होता है तो संतुलन से खराब ही होगा, अच्छा नहीं होगा। चलिए अब हम इकाई 3 की तरफ आते हैं। ये हमारा पारिस्थितिक तंत्र इकाई 2 हमारा समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख परितंत्र। पारितंत्र हम पढ़ेंगे, जो इकोसिस्टम है उसके प्रमुख पारितंत्र कौन कौन से हैं, जल और स्थल कौन कौन से हैं, जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र, जो हमने शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कभी। ठीक है, स्थल में क्या क्या होता है, कौन कौन से जीव होते हैं, स्थल की अलग एक फीचर्स हैं। स्थल की क्या है, स्थल की जो कंडीशंस होती हैं वो अलग होती है, लेकिन जो समुद्र के अंदर है, जल के अंदर रहने के लिए, जल के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं, जल के अंदर जो सांस लेने वाले मछलियां होती हैं, जो भी उनका श्वसन क्रिया, हर प्रकार उनका अलग होता है, भिन्न होता है हमसे। जल में रहने वाले और पृथ्वी स्थल में रहने वाले दोनों का सेम नहीं होता है ना। तो अब इसका भी करना है, इसको रीड करेंगे, गुलबहार जी इसको रीड करेंगे। उसके बाद फिर एक 1 बाय 1 जिन्होंने हैंड रेज किया है उन सबको हम अनम्यूट करेंगे, गुलबहार जी। उसके बाद 1 बाय 1 आपने रीड करना है। इसको मैं चाहूंगा कि आप गुलबहार जी इसको रीड करें, प्रस्तावना। ये चैप्टर का वो है। कौन, बबीता जी रीड करेंगे इसको। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। यस सर, मैं रीड कर देती हूँ। प्रस्तावना। आपने पिछली इकाई में पारितंत्र और उसकी संरचना के बारे में पढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये संसार अपने आप में बहुत बड़ा है और एक बड़े पारितंत्र, जिसे जीव मंडल कहते हैं, का प्रतिनिधित्व करता है। पारितंत्र 2 शब्दों को मिलाकर बना है, इको और सिस्टम। इको का मतलब आवास है और सिस्टम का मतलब एक जटिल परस्पर जुड़े हुए अवयव, दोनों जैविक और अजैविक। यहाँ सिस्टम एक कार्यत्मक इकाई भी है। अतः
पारितंत्र को सृष्टि की एक कार्यात्मक इकाई भी माना जा सकता है। पारितंत्र को बड़े रूप में 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। प्रमुख स्थलीय पारितंत्र में वन, घास, स्थल और मरुस्थल शामिल है, जबकि झीलों, नदियों, समुद्र, ज्वार, नदमुख और आर्द्र भूमि मिलकर जल पारितंत्र बनाते हैं। इस इकाई में हम विभिन्न प्रकार के स्थलीय एवं जलीय पारितंत्र के बारे में विवेचना करेंगे। इसके अलावा आप वन, घास, स्थल और जल पारितंत्र के महत्व के बारे में भी पढ़ेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप प्रमुख प्रकार के स्थलीय पारितंत्र जैसे घास स्थलों, वनों और मरुस्थलों के बीच अंतर बता सकेंगे। घास स्थलों, वन एवं मरुस्थल के सामान्य अभिलक्षण तथा इनके जीव जात का वर्णन कर सकेंगे। मानव कल्याण में वनों के महत्व को बता सकेंगे। जलीय पारितंत्र का वर्णन कर सकेंगे और अलवर जलीय पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र एवं ज्वारनदमुख के बीच अंतर कर सकेंगे और झीलों, नदियों, ज्वारनदमुखों एवं समुद्री पारितंत्रों के जीव जात के बीच पाए जाने वाले अंतर को जान सकेंगे। वन पारितंत्र, अब हम देखते हैं। एक मिनट के लिए। तो जैसे अभी आपने देखा कि जो ऊपर का रीड किया, एक ऊपर का मैं दिखाना चाहता हूँ क्या क्या आपने रीड किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बबीता जी ने रीड किया, आपने सुना होगा, जिन्होंने अच्छे से, उन्होंने को समझ में आ गया होगा कि ये जो विषय है आज हमने रीड करना है, ये हमारा प्रमुख पारितंत्र हम इकाई पढ़ रहे हैं, जिसमें स्थलीय और जलीय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वन पारितंत्र कौन से होते हैं, घास स्थल कौन से होते हैं, मरुस्थल कौन से होते हैं, जलीय पारितंत्र, हमने इसी चीज को पढ़ना है। ठीक है, जैसे ये पूरे इकाई आपने इकोसिस्टम को समझना है, ये बबीता जी ने रीड किया है, आपने सुना होगा अच्छे से। उसके बाद ये भी हमने संभावित अध्ययन परिणाम, जो हम इसको जब अध्ययन कर लेंगे उसका परिणाम हमारे पास क्या है, हमें निष्कर्ष निकल के क्या आएगा, कंक्लूजन ये होगा कि हमें और कौन कौन सी नॉलेज, जानकारी हमें मिलेगा। तो इसमें इन्होंने अभी बताया, बबीता जी ने, स्थलीय पारितंत्र जैसे घास स्थल, वनों और मरुस्थलों के बीच अंतर बता सकेंगे कि भाई घास का स्थल और वनों के, मरुस्थल के, इनके बीच में देखो, मरुस्थल का जो इकोसिस्टम है वो अलग होता है। जैसे आपने सुना भी होगा, बहुत सारे वहां पे चूहे, ऊंट, उनका अलग तरीके से वहां पे, तो अलग तरीके के हम पढ़ेंगे इसको, सारा चीज मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। वनों में, स्थलों में है ना, तो इस प्रकार से, इस प्रकार से जल में रहने वाले। ठीक है, घास, वन स्थल, मरुस्थल के सामान्य अभिलक्षण तथा इनके जीव जात का जीव जात वर्णन कर सकेंगे। मानव कल्याण में वनों के महत्व को समझ सकेंगे। ये तो वैसे हम सभी जानते हैं कि मानव कल्याण के लिए वन का महत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वन। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखा है मानव कल्याण में वनों के महत्व को बता सकेंगे, और अच्छे से हम बता सकेंगे। ये है वो जो चैप्टर है, वो आपने इस चैप्टर के बारे में समझ लिया। जलीय पारितंत्र का वर्णन कर सकेंगे। ठीक है, अलवण जलीय पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र एवं ज्वानर मुख के बीच अंतर कर सकेंगे। झीलों, नदियों, ज्वानर मुखों तथा ज्वानर मुखों एवं समुद्री पारितंत्रों के जीवजात के बीच पाए जाने वाले अंतर को जान सकेंगे। ठीक है, झील और इन सब के बीच में जो थोड़े थोड़े अंतर है उनको समझ सकेंगे। यहाँ तक आप सबने कुछ, किसी को कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए। अब जिन्होंने हैंड रेज किया है उनमें से मैं कोई और वेलकम करना चाहता हूँ। समरीन जी, पढ़ेंगे आप? वन परितंत्र जी। अब हम देखते हैं वन क्या होते हैं। वन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द फोरिस से हुई है, जिसका अर्थ है बाहर। इसका सद्य गांव के बाहर की सीमा पर लगी बाड़ से है, और इसमें वे सभी जमीन शामिल की जाती हैं जो जोती नहीं जाती और जहां कोई नहीं रहता है। आज
वन उन जमीन को कहते हैं जिनकी देखभाल वन विधा के विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है, चाहे वे जमीनी वृक्षों, पहाड़ियों और आरोही पौधों इत्यादि से ढकी हो या नहीं। वन जीवों वे जीविया समुदायों की विभिन्न किस्मों को जटिल समुच्चय शामिल होता है। मृदा की किस्म जलवायु तथा स्थानीय स्थलाकृति वृक्षों के वितरण और उनकी वनस्पति में उनकी अधिकता को निर्धारित करती है। विभिन्न प्रकार के परितंत्र चित्र 3.1 की विशेषताओं के आगे वर्णन किया जा रहा है। शंकुधारी वृक्ष वन अधिक वर्षा तथा प्रबल मौसमी जलवायु वाले ठंडे क्षेत्रों, जहां ठंडे मौसम वाले दिन अधिक और गर्मियों के दिन थोड़े होते हैं और उनकी यहाँ विशेषताएं हैं। उनमें बोरियाल शंकुधारी वृक्ष वे मिलते हैं जो प्रमहाद्वीपीय होते हैं। इनकी विशेषता यह है कि यह पौधों की सदाबहार स्पीसीजों मिलती है, जैसे कि स्प्रूस पिसिया गोइका है कि यह पौधों की सदाबहार स्पीसीजों मिलती है, जैसे कि फर एबियस, बाल्सेमिया और चीड़ के वृक्ष पाइनस रक्स बोधाई, पाइनस स्कोबोस और लिक्स भेड़िया, रीच लाल लोमड़ी, पोक्यूपाइन, गिलहरिया, उभयचर प्राणी जैसे पेड़ का मेंढक और तालाब में मेंढक जैसे जंतु मिलते हैं। शंकुधारी वृक्षों की सुइयों से व्युत्पन्न कर्कट के बहुत ही धीरे धीरे विक्षेपण होने और उसमें पोषण पदार्थ की मात्रा अधिक न होने के कारण यहाँ की मृदा व पोषकों की कमी होती है। ये मृदाएं अम्लीय होती हैं, इसमें खनिजों की कमी होती है। बोरियाल वनों की उत्पादनशीलता तथा सामुदायिक स्थिरता अन्य किसी जीवों में की तुलना में कम होती है। शीतोष्ण प्राप्तीय वन। हाँ सुनो, बहुत अच्छा समरीन जी ने एक पैराग्राफ पढ़ा। हम एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं क्योंकि अभी कुछ बच्चे हैं, इसको समझ लें पहले। ओके सर। हाँ ठीक है, आपने अच्छा अभी रीड किया। तो आपने ये देखा कि वन पारितंत्र के बारे में समझा, वन से समझा वन क्या होते हैं, जो जंगल होते हैं। वन का संबंध तो सबको समझ में आता है कि वन कौन से होते हैं, वे जंगल को बोलते हैं। फॉरेस्ट भी एक शब्द है। फॉरेस्ट शब्द कहाँ से आया था? फॉरेस्ट बोलते हैं ना, तो फॉरेस्ट है लैटिन शब्द था फॉरिस, वहां से शब्द का आया फॉरेस्ट। तो वो होता है गांव से बाहर, यानी कि जंगल, जंगल वन है ना, ऐसा उनको बोलते हैं। इसमें जमीन शामिल होती है जिसको हम खेती वगैरह नहीं करते हैं, जिसमें हम कोई अनाज नहीं उगाते हैं, वन होते हैं, वो जंगल होता है। आज उस वन उस जमीन को कहते हैं जहाँ वन विद्या विविध उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, चाहे वन जमीन वृक्ष पहाड़ियां होती हैं, आरोही पौधे इत्यादि से ढकी होती है। यानी कि पूरे पहाड़ जो है वो जंगल किससे ढका होता है? पेड़ पौधे से ढका होता है वो। ठीक है, इस प्रकार से वन की परिभाषा आप इसमें लिख सकते हैं। देखो, टेंगा उत्तरी श्रेणी के शंकुधारी वन के लिए उपयोग किया जाता है। टेंगा आपने एक शब्द है ना, तो उसमें क्या होता है? शंकुधारी वृक्ष। अभी आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, नहीं तो आप देख रहे हैं कि शंकुधारी वृक्ष कौन से होते हैं। ये टुंड्रा, बोरियल वन, मिश्रित शीतोष्ण वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उपोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, ये मौसम अनुसार यहाँ पे इस प्रकार से है। टुंड्रा यानी कि जो ठंडे प्रदेश से लेकर के गर्म प्रदेश तक आपको इस प्रकार से वन देखने को मिलेंगे। ठंडे प्रदेश में आपको इस प्रकार से मिलेंगे बोरियल, मिश्रित शीतोष्ण वन, यहाँ पे शीतोष्ण मतलब शीत ऋतु जहाँ पे अधिक होगी। शीतोष्ण पर्णपाती वन यहाँ पे इस प्रकार से मिलेंगे जहाँ पे अपना वो मौसम के अनुसार अनुकूल ये अपना बदलते हैं। ठीक है, तो पर्णपाती होते उपोष्ण वन, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय वन। तो ये प्रकार से गर्म क्षेत्रों में आपको ये मिलेंगे। ठीक है, ठंडे प्रदेश से होते हुए गर्म प्रदेश तक आपको इस प्रकार के वन देखने को मिल सकते हैं। तो समरीन जी ने ये पढ़ लिया, शंकुधारी वन वृक्ष पढ़ लिया। शंकुधारी ये किस प्रकार से अधिक वर्षा वाले, प्रबल मौसम वाले, मतलब ये किनकी विशेषता बताई गई है। तो अगर आपको लिखने को आए कि शंकुधारी वृक्ष वन कहाँ होते हैं या उनकी विशेषता बताइए, तो आपको लिखना है कि गर्मियों के दिन थोड़े होते हैं और इनकी विशेषता है उसमें। तो आपने जैसे पूरी पृथ्वी को आप देखेंगे ना, तो अलग अलग भागों में आप देख पाएंगे, कहीं पे कुछ प्रकार के वन होते हैं, कहीं पे किस प्रकार के वन होते हैं। तो अब जो है समरीन जी, आप, मैं किसी और को बोलता हूँ कोई और रीड करने के लिए, मैं रीड करने के लिए बोलता हूँ। ओके। काजल जी,
है ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये पढ़ना है आपने शीतोष्ण पर्णपाती वन। ओके सर। शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन की विशेषता यह है कि वह मध्य दर्जे की जलवायु पाई जाती है और चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वृक्ष होते हैं जो सर्दियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और बसंत के आगमन पर नई पत्तियों को जन्म देते हैं। ये वन उत्तरी अमेरिका, यूरोप, पूर्वी एशिया, चीन व जापान सहित चिली और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में पाए जाते हैं। जहाँ शरद ऋतु में ज्यादा ठंडक पड़ जाती है, वहाँ वार्षिक वर्षों में 75 से 150 से मीटर तक होती है। यहाँ साल भर लगभग एक जैसी वर्षा रहती है। ये वृक्ष काफी लंबे, लगभग 40 से 50 मीटर ऊंचे होते हैं और इनकी पत्तियां पतली और चौड़ी होती है। इस जीवाश्म के प्रमुख जिन्सों में मेपल, एसर, बीच के फंगस, ओक, क्वर्क्स, हिकोरी, कारिया और बासवुड, तिलिया, चैटनट और कैस्टनिया और कॉटनवुड पॉपुलर शामिल है। हिमाचल में कुछ स्थानों पर प्रमुख वनस्पति हैं शंकुधारी वृक्ष, शिडारस, जूनिपर के पेड़ और रोडोडेंड्रॉन सहित तथा विलो, स्लैक्स आदि। शीतोष्ण वनों में रहने वाले जंतुओं में हिरन, भालू, गिलहरियां, धूसर, लोमड़ियां, बॉबकैट, जंगली पीड़ू पक्षी और कंठफोड़वा मुख्य हैं। सामान्यतः पाए जाने वाले अकशेरुकी में केचुए, गोगे, मिलीपीड, कोलियोप्टेरा और ऑर्थोप्टेरा कीट, केशुरुकिया में उभयचर प्राणी जैसे टॉन्ट, सालामेंडर, क्रिकेट, मेंढक और सरीसृप जैसे कछुए, छिपकलियां, सांप तथा स्तनधारी जैसे रकून, ओमोस, सुअर, पहाड़ी शेर इत्यादि और पक्षियों में भृंगी, उल्लू, हॉक इत्यादि शामिल हैं। सर ये थर्ड पॉइंट भी रीड करना है। बहुत बढ़िया, आपने इतना, काजल जी ने ये रीड किया, ठीक है, तो बहुत अच्छा इन्होंने ये रीड किया। तो इसमें आपने समझा कि जो हमारे यहाँ तक क्या क्या पढ़ा था, जानवरों के बारे में पढ़ लिया, इसमें कौन कौन से प्रमुख पेड़ पौधे मिलते हैं। तो हमने वर्षा से, देखो वर्षा से, अगर आप इसको दोबारा भी रीड करना है, जैसे अभी काजल जी ने रीड किया ना, वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 75 75 से 150। आप म्यूट कर लीजिए, सभी बच्चे भी म्यूट कर लेंगे जी, थैंक यू। तो यहाँ पे वर्षा का देखो 3 या 5 बातें अगर हम इसमें नोट करेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन के लिए। एक तो वर्षा एक प्रमुख वृक्ष, प्रमुख जानवर और प्रमुख यहाँ का ऋतु, जैसे ठंडक वगैरह पड़ती है। शीतोष्ण मतलब शीत से है, ठीक है। तो टेम्परेरी डिलीशियस फॉरेस्ट है, ये अपने पत्ते को गिरा देते हैं। मध्यम दर्जे की जलवायु प्राप्त होती है, चौड़ी पत्ते वाले पर्णपाती होते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वसंत के आगमन पर नई पत्तियों को जन्म देते हैं। इस प्रकार से चीजें पूरी, इसमें बहुत अच्छा काजल जी ने रीड किया। मैं अगेन रीड करके टाइम नहीं खराब करना चाहता किसी का, तो इन्होंने बहुत अच्छा रीड किया है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो इसमें सब कुछ इन्होंने बता दिया। शीतोष्ण सदाबहार वन, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए मैं दोबारा वेलकम करता हूँ। खुशी जी हैं यहाँ पर, और बबीता जी ने अभी बहुत अच्छा रीड कर रहे हैं, और समरीन जी ने रीड किया, सना जी ने रीड किया, ठीक है, और सानिया जी ने रीड नहीं किया ना। प्रीति जी ने आज रीड नहीं किया। प्रीति जी, यस सर। हाँ पढ़ें सर। जी पढ़िए, शीतोष्ण सदाबहार वन। ओके सर। शीतोष्ण सदाबहार वन विश्व के कई भागों में भूमध्य सागरीय किस्मों की जलवायु पाई जाती है, जिसकी विशेषता उष्ण शुष्क ग्रीष्म और ठंडा नाम शीतल काल है। इसमें सामान्य कम ऊंचाई वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियां सुई की तरह या चौड़ी होती हैं। इसमें हेमलॉक, यू
और ऊंची होती हैं। शीतोष्ण आहार, इस प्रकार के जंतुओं में खच्चा, हिरन, मूस, खरगोश, काष्ठ, चूहा, चिंबक और छिपकली इत्यादि हैं। आप ये भी पढ़ लीजिए। शीतोष्ण वन प्रचुर। जी। सर क्या पढ़े? यही तो पढ़े सर, चौथा टॉपिक। हाँ प्रीति जी थोड़ा आप धीरे धीरे पढ़िएगा, है ना, आप या तो अच्छे से पढ़िए। शीतोष्ण प्रचार, नेटवर्क की वजह से ना बैकग्राउंड साउंड आ रहे हैं, पढ़िएगा। ओके सर। प्रचुर वन। शीतोष्ण वर्षा ठंडे होते हैं और ऋतुओं के अनुसार इनके ताप और वर्षा में स्पष्ट अंतर होता है। यहाँ वर्षा अधिक होती है परंतु कोहर बहुत सी अधिक पड़ता है, जो स्वयं वर्षा की तुलना में पानी का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। पौधों और जंतुओं की विविध अपेक्षा अपेक्षाकृत अधिक गर्म स्थानों की अपेक्षा काफी कम होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं और यह वन पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विविध समुदायों में गिने जाते हैं। यहाँ ताप और आर्द्र दोनों ही उच्च रहते हैं और वर्षा भर लगभग एक जैसा रहते हैं। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है और सामान्य रूप से वर्षा भर होती रहती है। उष्णकटिबंध वर्षा प्रचुर वन में पाए जाने वाले सामान्य केसुरुकियों में वृक्ष पक्षी, उभयचर, रेकोफोर्सा, मलबेरिकिस, जलीय सरीसृप, कैमिलियन, एकोमिड, केरल, छिपकलियां और सांपों की कई स्पाइसी, पक्षियों की कई स्पाइसी और स्तनधारी जंतु, तेंदुओं, जंगली बिल्लियां, इट्रो, विशालकाय, उड़न, गिलहरी, बंदर और स्थलीय आदि पाए जाते हैं। अब मैं शिवानी सोनिया जी जो है उनको बुलाता हूँ। ये अगना जिन्होंने 5 हमने प्रकार के वन पढ़ लिए हैं। इसके बाद जो है जिन्होंने हैंड रेज किया है था। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन और उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन, आपने 6वां और 7वां पढ़ना है। ठीक है सर। उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन। उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां कुल वर्षा बहुत अधिक होती है परंतु यह शुष्क तथा नम कालों में बटी रहती है। अत्यधिक नम उष्ण कटिबंधीय मौसमी वनों में वार्षिक वर्षा उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों से कई गुना होती है, जिन्हें सामान्यतः मानसूनी वन कहा जाता है। भारत, सेंट्रल इंडिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के सर्वाधिक ज्ञात उष्णकटिबंधीय मौसमी वनों में अक्सर बड़े वृक्ष टिके होते हैं। इन क्षेत्रों में बांस भी एक महत्वपूर्ण चरम झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उपोष्णीय वर्षा प्रचुर वन। काफी ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां सर्दी और गर्मी के दिनों के ताप में भिन्नताएं कम स्पष्ट होती हैं, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार उष्णीय वन पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पतियों में महोगनी, पाम, ओक, मंगोलिया और इमली सभी अधिपादपों, पाइनएप्पल तथा ऑर्किड कुलों के से ढके हुए वृक्ष, फर्न, बेले तथा और स्ट्रेंगलर, अंजीर, फाइकस ऑरियस आदि हैं। उष्णीय वन के जंतुओं का जीवन उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों के जंतुओं से बहुत मिलता जुलता होता है। जी बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी शिवानी जी ने अच्छा रीड किया, पूजा जी ने रीड करना है। यस सर। एक सेकंड। वनों की महत्ता, इम्पोर्टेंस। अच्छा, वनों की महत्ता, वनों का इम्पोर्टेंस कितना है, वन कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जंगल कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ जी पूजा जी। मनुष्य के लिए वन अनेकों उत्पाद, मनोरंजन के स्रोत तथा उसकी संस्कृति और सभ्यता के स्रोत के आधार रहे हैं।
जलाने के लकड़ी के स्रोत होने के अतिरिक्त ये विभिन्न काठीय उद्योगों जैसे लुगदी और कागज, संयुक्त काष्ठ, रेयन और अन्य मानव निर्मित रेशे, माचिसों, फर्नीचर, शटल और खेलकूद के सामानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। भारतीय वन बहुत से अन्य उत्पाद भी प्रदान करते हैं, जैसे वाष्पशील तेल, औषधि प्रदान करने वाले पौधे, राल और तारपन का तेल, लाख और कथा तथा खैर बीड़ी के खोल और तसक सिल्क इत्यादि। वनों का एक बहुत बड़ा जीव वैज्ञानिक महत्व यह भी है कि वे आनुवांशिक विविधता के संग्रह स्थल होते हैं और पृथ्वी की जलवायु को नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वन आवास और स्थलीय खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराते हैं। साथ ही ये अन्य प्राणियों की अनेक स्पीशीजों को सुरक्षित प्रदान करते हैं। इन स्थानीय वर्षा की मात्रा और मृदा की जल धारणा क्षमता को बढ़ाते तथा जल चक्र का नियमन करते हैं। मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए करकट के जरिए भूमि में पोषक पदार्थ वापस डालते हैं। वन मृदा अपरदन, सोइल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव और भूसंखलन, लैंड स्लाइड्स को रोकते हैं और बाढ़ तथा सूखे की उग्रता को कम करते हैं। वनों में जंगली जीव रहते हैं जो समाज के लिए सौंदर्य पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा सांस्कृतिक दृष्टि से मूल्यवान होते हैं। वन संरक्षण, नगरीय कृषि में बढ़ोतरी और लकड़ी का दोहन सारे संसार के वनों के लिए खतरा है। वनों को बनाए रखने के लिए विशेष वन संरक्षण तथा प्रबंधन प्रक्रिया इस्तेमाल में ली जानी चाहिए। वांछित किस्म की इमारती लकड़ी अथवा कागज उद्योग के लिए लुगदी उपलब्ध। चलिए एक सेकेंड, पूजा जी। यस सर। हाँ, अपनी स्क्रीन अपनी बुक से पढ़ रहे हैं आप? यस सर। हाँ, मैंने आपको यहाँ तक, चलो इसमें से आपने महत्व समझ लिया इसका वन का सभी ने। अभी जो पूजा जी ने रीड किया, पहले वन का महत्व समझना है। जब महत्व समझेंगे तभी तो उनका संरक्षण करेंगे। जब वनों की महत्ता को समझेंगे तभी हम क्या करेंगे, उनकी पहले तो वन का महत्व समझना है कि वन किस प्रकार से मिट्टी, इन्होंने बताया ना, फॉरेस्ट को बचाने के लिए जल मिट्टी के कटाव, जो पानी जब के बहाव से क्या होता है, मिट्टी उखड़ के चली जाती है। और जो ऊपरी मिट्टी होती है वही जो हमारे लिए उपजाऊ मिट्टी होती है, उसी में तो हम सब कुछ उगाते हैं। उस प्रकार को बचाने के लिए वन जंगल होते हैं, उसको बचा के रखते हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं वर्षा में भी और तापमान में भी वो संतुलन बनाए रखते हैं। इसीलिए सब चीज कारण के लिए वन का संरक्षण करना आवश्यक है। तो आप थोड़ा स्क्रीन पे भी देखिए, वन संरक्षण का मैंने अब लगाया है, तो अब आप रीड कर सकते हैं। पूजा जी। हाँ जी। हाँ, आप वन संरक्षण पढ़िए। ठीक है। वन संरक्षण, नगरीय कृषि में बढ़ोतरी और लकड़ी का दोहन सारे संसार के वनों के लिए एक खतरा है। वनों को बनाए रखने के लिए विशेष वन संरक्षण तथा प्रबंध प्रक्रियाएं इस्तेमाल में ली जानी चाहिए। वांछित किस्म की इमारती लकड़ी अथवा कागज उद्योग के लिए लुगदी उपलब्ध कराने के लिए खास प्रकार के शकुनधारी वृक्ष और यूकलिप्टस के तेजी से बढ़ने वाले वृक्ष को एक धान्य कृषि वनों में मनुष्य ने उगाया है। मौजूदा वनों से वांछित लाभों को प्राप्त करने के लिए उनमें कढ़ाई से फेरबदल किया जाता है। इसमें वृक्षों को निकाल बाहर करना, उन पौधों को जो वांछित स्पीशीजों के साथ साथ बढ़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। वृक्षों के बीच फासला बढ़ना, एक ही स्पीशीज के वृक्षों को निकाल बाहर करना और छांटना, विशेषकर शकुनधारी वृक्ष में पर्णरहित निचली शाखाओं को निकाल देना शामिल है। वन प्रबंधन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में वनों में लगने वाली आग को नियंत्रित करना भी शामिल है। वन की ही एक शाखा है वन विवर्धन, सेल्विकल्चर, जिसका संबंध टीक, साल, शीशम और केवल जैसी मूल्यवान इमारती लकड़ी के वृक्षों को लगाने, विकसित करने, उनकी देखभाल करने और एक धान्य कृषि के पुनर्जनन से है। सर आगे पढ़ना जी, बहुत बढ़िया, आपने यहीं तक बहुत अच्छा पढ़ा। ठीक है, अभी मैं म्यूट करता हूँ और किसी और को मैं बुलाता हूँ। अपनी पूजा जी ने भी अच्छा रीड किया।
ठीक है, समरीन जी, सानिया जी और राधी, इन्होंने नहीं किया ना, राधिका जी है ना, आपने रीड करना है। राशिद रीड करेंगे? राशिद, आपको अनम्यूट करना होगा अपने आप को, मैंने यहाँ से किया है। राशिद जी, लेकिन वॉइस ही कनेक्ट नहीं किया राशिद जी ने। राशिद जी, आपने माइक को कनेक्ट नहीं किया है, वॉइस को जो है ना, स्पीकर को, ऑडियो साउंड को कनेक्ट नहीं किया है आपने। निशा जी को देते हैं। निशा जी रीड करेंगे आप? यस सर। हाँ, तो बाकी सब म्यूट कर लेंगे क्योंकि मैंने कईयों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया था। निशा जी ने रीड करना है घास स्थल परितंत्र, ठीक है, आपने रीड करना है। घास स्थल पारितंत्र वहाँ पाया जाता है जहाँ वर्षा 25 से 75 सेमी प्रति वर्ष के लगभग होती है, जो वनों के लिए पर्याप्त नहीं होती परंतु वास्तविक मरुस्थल में होने वाली वर्षा से अधिक होती है। प्रारूपिक घास स्थल वनस्पतियों वाले ऐसे स्थान होते हैं जो शीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं। घास की परत विरल होती है और उसमें मुख्यतः एक वर्षीय घास की स्पीसीज होती है। स्पीसीज और सावना में मुख्य भेद यह है कि जहां स्पीशीज में सारी फसलें केवल संक्षिप्त नम मौसम में ही उत्पन्न होती हैं, वहां सवाना में चारा अधिकतर घासों से पर्याप्त होता है, जो न केवल नमी वाले मौसम में ही उगती हैं बल्कि शुष्क मौसम में भी थोड़ी थोड़ी उगती हैं। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जून या जुलाई के शुरू के दौरान मानसून के आने से हर वर्ष वनस्पति की सक्रिय रूप में वृद्धि होने लगती है। जीव संहति सितंबर से अक्टूबर तक अपनी चरम स्थिति के वृद्धि कर लेती है। फलोत्पादन नवंबर तक पूरा हो जाता है और उसके बाद पौधे सूख जाते हैं। उत्तरी भारत के उपोष्ण भागों में जहाँ सर्दियों में वर्षा होती है, आमतौर पर दिसंबर और जनवरी में दूसरी बार वनस्पतियों की वृद्धि होती है। आर्थिक महत्व सर रीड करना है इसे भी कीजिए। भारत का क्षेत्रफल कुल जमीन के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है, परंतु ये भूभाग विश्व भर में पाई जाने वाली भैंसों के आधे से अधिक को, पशुओं के 15% को, बकरियों के 15% को और भेड़ के 4% को जीवित रखने में सहायक है। पशुधन के रूप में ये संपत्ति भारत के निवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पशुधन हमें जलाने के लिए, ईंधन खाने के लिए, पोषक पदार्थों और गांव उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। अनेक पालतू और जंगली शाकाहारी जंतुओं जैसे घोड़े, खच्चर, गधे, गाय, सुअर, भैंस, बकरी, भैंसें, ऊंट, हिरन, ज़ेब्रा इत्यादि की बड़ी संख्या को जीवित रखने के लिए घास स्थल जीवों महत्वपूर्ण है, जो मनुष्य को भोजन, दूध, ऊन, चमड़ा या परिवहन का हिस्सा इत्यादि प्रदान करता है। अतिचारण के हानिकारक पारिस्थितिकीय प्रभाव भी होते हैं, जैसे भूमि के ऊपर पलवार आवरण घट जाता है, शुष्क जलवायु अधिक शुष्क हो जाती है और इस भूमि पर मरुद्भिद पौधे आसानी से उग जाते हैं। ह्यूमस आवरण की अनुपस्थिति में खनिज युक्त मृदा सतह उस दशा में बहुत अधिक नष्ट हो जाती है जब सतही परत नमी के कारण आलोडित हो जाती है। यह सतह परत पानी की मिट्टी में जाने से रोकती है
तथा उसके बह जाने को बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से सूखा पड़ जाता है। जब आप घास स्थल के महत्व को समझ जाएंगे और जीवों का अध्ययन कर लेने के बाद आप ये जानेंगे कि इच्छुक होंगे मरुस्थल जीवन क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। परंतु इसके पहले एक बोध प्रश्न करें। आप बोध प्रश्न करेंगे। निशा जी ने भी रीड किया, तो आप सबने देखा कि जो हमने निशा जी ने काफी लंबा पैराग्राफ रीड किया है और इसमें कुछ ऐसा महत्वपूर्ण ऐसा नहीं था कि आर्थिक महत्व ना समझ सके। आर्थिक महत्व होता है कि धन से संबंधित आपका आर्थिक, जैसे पेड़ पौधे, गाय भैंस, इसका जो पोषण है वो भी हम वन से ही करते हैं। तो वन के लिए हमारा कितना महत्व है। वन और घास परितंत्र, यानी कि जो हमारे जो जीव जंतु जो घास खाते हैं उनके लिए घास कितना इंपॉर्टेंट है और वन कितना महत्वपूर्ण है। तो ये जो 2 पैराग्राफ हमने बैक टू बैक रीड किया, एक वन का महत्व रीड किया है, पर आपने देखा वनों की महत्ता। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा ये भी देखना जरूरी है। वन पारितंत्र। ठीक है, आज हम पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख एक जो है पारितंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले प्रस्तावना पढ़ा था, बबीता जी ने वन पारितंत्र पढ़ा। वन पारितंत्र में देखो आपने ये पढ़ा था टुंड्रा, बोरिल वन, मिश्रित वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उपोष्ण वन, कटिबंधीय वन। तो ये कितने हो गए आपके? 6 हो गए और एक 7 प्रकार के जो हमारे यहाँ पे वन हमने देखने को मिलते हैं। तो ये 7 शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर वर्षा प्रचुर वन, उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण मौसमी वन, ठीक है, उपोष्ण प्रचा वर्षुर वन। ये 7 प्रकार के वन के बारे में आपने पढ़ा। इन हर प्रकार के वनों की कुछ विशेषता है, वहां पे रहने वाले जीव जंतु, वहां पे होने वाले पेड़ पक्षी, और वर्षा किस प्रकार से होती है, इस प्रकार का भिन्न भिन्न वहां की विशेषता है। तो आपको ये चीज याद करनी होगी। फिर है वन का महत्व हमारे लिए कितना है। तो वन हमारे लिए क्या क्या उपलब्ध कराते हैं। वन हमारे लिए कच्चा माल, खेल कूद, शटर, फर्नीचर, माचिस, मतलब दुनिया भर की चीजें जो हमें जरूरत की चीजें होती है वन से ही मिलती हैं। अगर वनों को ही हम काट काट के समाप्त कर देंगे, बिल्कुल जमीन बना देंगे, तो फिर जो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो फिर ये चीजें का कहाँ से होगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये चीजें भी पढ़ी थी। वन संरक्षण का महत्व पड़ा था कि वन का संरक्षण करना कितना आवश्यक है, न केवल मनुष्य के लिए लेकिन बाकी जीव जंतु, पेड़ पक्षियों के लिए भी, पक्षियों का भी जीवन होने के लिए भी हमें वन का पढ़ा था हमने यहाँ पे कि वन का मौजूद होना बहुत आवश्यक है। फिर हमने घास स्थल के, निशा जी ने रीड करना स्टार्ट किया, घास स्थल पारितंत्र। घास से हम क्या होता है, घास हम अपने उनको जो पालतू जानवर होते हैं, गाय बकरी भैंस या कोई और होते हैं, तो हम उनको खिलाते हैं। कितने परसेंट जहाँ पे वर्षा होती है, 25 से 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जहाँ वर्षा होती है, वहां पे घास के मैदान, बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। उसका आर्थिक महत्व भी है। भूभाग जो है भारत का कितना परसेंट, 4 से 4% उसको रखने में खाली पशुओं को, ये सारा बताया गया ना कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल, जमीन के क्षेत्र का 2.4% हिस्सा है, परंतु यह भूभाग विश्व भर में पाई जाने वाली भैंसों से अधिक को, यानी कि कितने सारे अभी भारत में प्रचुर मात्रा में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको गलत उपयोग करें या दुरुपयोग करें या अत्यधिक उपयोग करें। तो यहाँ तक हमने रीड कर लिया है। आपने सेल्फ भी करना है, यहाँ ही नहीं, आपने इसको खुद भी रीड करना है। अब मरुस्थल पारितंत्र, अब हमने पढ़ना है मरुस्थल पारितंत्र। मरुस्थल पारितंत्र के लिए कौन रीड करेंगे, मैं इनको देखता हूँ। तीनों ने हैंड रेज किया है, उनमें से राशिद मलिक जी ने अभी तक, हाँ आप कर लिया राशिद मलिक जी ने। अब इसको रीड करें राशिद जी, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। राशिद जी आप सुन पा रहे हैं? लाइबा जी, नसीमा जी ने कल रीड किया था। नसीमा जी आज आप रीड कीजिए। नसीमा जी आपने मरुस्थल पारितंत्र के बारे में पढ़ना है। वॉइस नहीं आ रही है नसीमा जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। विशाल सक्सेना जी ने हैंड रेज किया है, तो विशाल सक्सेना जी। सर मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ जी पढ़िए विशाल जी। मरुस्थल उन क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ की वर्षा
25 सेंटीमीटर से कम होती है या कभी-कभी ये उन गर्म क्षेत्रों में भी क्या नाम है विशाल जी, थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब उधर से ना वॉइस ज्यादा आ रहा है। विशाल जी क्या नाम है आप या तो आप अगर आपने म्यूजिक चलाया है तो उसको बंद कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको रीड करेंगे, ठीक है जी। सर जी पढ़ूं? हाँ पढ़ो पढ़ो, थोड़ा शोर आ रहा था ना इसलिए। जी जी सॉरी सर। मरुस्थल उन क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ की वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है या कभी-कभी ये उन गर्म क्षेत्रों में भी उत्पन्न होते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है, परंतु वर्षा वर्ष भर आसमान रूप से वितरित रहती है। चित्र 3.2 शीतोष्ण क्षेत्रों में अक्सर वशिष्ठ छाया रेनबो शैडोज वाले स्थानों में मरुस्थल बन जाते हैं, अर्थात उन क्षेत्रों पर जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ समुद्र से आने वाली नमी को आने नहीं देते। अंत इन क्षेत्रों में बहुत ही कम वर्षा होती है। कम वर्षा के साथ साथ ताप में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। चिरस्थायी पौधे की स्पीसीजे जैसे क्रियोसोट झाड़ी, लारिया, आर्गन पाइप, कैक्टस, फेरोटैक्स, स्पर्चिस, यूफ्रोबिया मरुस्थलीय पारितंत्र में सभी जगह फैले रहते हैं। नीचे दबे हुए क्षेत्रों में नमक के विक्षेप वाले सार्कोबेट्स, गिजवुड, सिपवुड और लवण युक्त घासें सामान्य रूप में मिलती है। वर्षीय पौधे जहाँ भी मौजूद होते हैं, ये केवल अल्पाधिक वर्षा के मौसम में ही अंकुरित होते हैं तथा फैलते और जनन करते हैं। ये गर्मियों और सर्दियों में अंकुरित नहीं होते। यह मरुस्थल दशा का अनुकूल है। और सरीसृप और कुछ कीट जैसे जंतु मरुस्थलों के लिए अनुकूलित होते हैं क्योंकि उनके अध्यावरण अप्रवेश्य होते हैं और उनके शुष्क उत्सर्जन उन्हें थोड़े से पानी पर ही निर्भर रहने के योग्य बनते हैं। उदाहरण के लिए रात्रिचर रोडेंटो कृंतकों की कुछ स्पीसीजें बहुत ही सादृत मूत्र का उत्सर्जन करती है और ताप नियमन के लिए पानी का उपयोग नहीं करती तथा बगैर पानी पिए मरुस्थली में रह सकती है। अन्य जंतु उसे ऊँट के समय समय पर पानी पीना चाहिए, परंतु वे काफी लंबे अरसे तक उतक निर्जलीकरण को सहन करने के लिए कार्य रूप में अनुकूलित होते हैं। हेलो सर। चलिए बहुत बढ़िया, इन्होंने भी रीड किया। सक्सेना जी, विशाल सक्सेना जी का नाम था, तो इन्होंने भी रीड किया। आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। टाइम हो गया आपका 9:29, ठीक है। तो अब हम जो मार्क कर लेते हैं कि कहाँ से कल रीड करना है, इसको समझना भी है। वो हम जो पढ़ेंगे कल जलीय परितंत्र, ठीक है। तो ये कुछ से पहले कुछ रहता है, उसको हम इसको भी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, जिसको और अच्छे से समझना चाहते हैं एक बार सेल्फ रीड करें, और जो भी डाउट्स होते हैं उनको भी हम, जितने क्वेश्चन बीच में आपके छूट रहे हैं उनको भी हम कवर करेंगे। और किसी ने इस में यस लिखना है, जो जितने लोगों ने आज पढ़ाया, कमेंट में आपने यस लिखना है, कमेंट कीजिए। इसमें कमेंट आप जब करेंगे तो मैं देख पाऊंगा, उसके बाद फिर हम करेंगे। आप कमेंट करना स्टार्ट कीजिए ताकि मैं रीड कर सकूं उन कमेंट्स को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आप सबके कमेंट जो आपने किए उसके लिए थैंक यू। अब जो है क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ, 9:30 हो चुका है। कल आप सेम टाइम पे मिलिएगा। क्लास ओवर हो चुकी है, आप जा सकते हैं।